अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज जो हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। हमने इसका जो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है, आधा पार्ट जो है प्रीवियस चैप्टर में जो है प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम इस वीडियो में मृदाओं के वर्गीकरण का जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जलोढ़ मृदा जो है मुख्य रूप से भारत के कई हिस्सों में जो है फैली हुई है। अगर आप देखोगे भारत के इस मैप में, तो ये जो रीजन है पूरा, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है जलोढ़ मृदा का है। तो जलोढ़ मृदा बेसिकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये हिमालय की जो नदियाँ होती है उनके द्वारा बहा के लाई गई जो मिट्टी होती है उसके जमावों से जो है मिल के बनी होती है। ठीक है। अब अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा ये इसमें दो प्रकार की मृदाएं होती है, जैसे कि पुराना जलोढ़ जिसे बांगर के नाम से जानते हैं और नया जलोढ़ जिसे कि खादर के नाम से जानते हैं। तो बांगर मृदा में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में जो होती है उसमें बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब बांगर मृदा जो पुरानी मृदा है उसमें मोटे कण पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं मिट्टी के, और जो खादर है जो नई मृदा है उसमें जो है महीन कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर। अब जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अधिकतर जो जलोढ़ मृदाएँ हैं उनके अंदर पोटेशियम मतलब पोटाश, फॉस्फोरस और चूना मतलब कैल्शियम जो है इनके अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर क्या कर सकते हैं हम, गन्ने की, चावल की, गेहूं और अन्य अनाजों की जो है फसलें उगा सकते हैं, दलहन की फसलें उगा सकते हैं। और जो है अधिक उपजाऊपन के कारण जो है जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जा सकती है, मतलब कि ज़्यादा जो है हम प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम काली मृदा की चर्चा करते हैं। तो इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है, रेगर मृदा भी इसे कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है उपयुक्त मानी जाती है और इसे इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा जो है वो बेसिकली आप देख सकते हो, काली मृदा का जो क्षेत्र है वो गुजरात का कुछ पार्ट है और यहाँ पर देख सकते हो आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पे जो है कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो है, तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर जो है आता है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ इलाका जो है यहाँ पे भी जो है काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा के अंदर क्या होता है, काली मृदा जो होती है उसके अंदर बहुत महीन कण पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर जो है जल को बहुत देर तक सोख के रखते हैं। उनकी जल सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारे खनिज लवण मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और चूने जैसे जो पौष्टिक तत्व है इनसे ये परिपूर्ण होती है, भरी हुई होती है। ये जो है गर्म और शुष्क मौसम की वजह से जो है इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। मतलब कि अगर इन पर दरारें पड़ जाती है तो वायु जो है इनके अंदर जो है मिल जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी जुताई जो है बरसात के मौसम से पहले की जाती है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। लाल और पीली मृदा की बात करते हैं तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में स्थित है। लाल मृदा की बात करें तो आप देख सकते हो लाल और पीली मृदा जो है दक्कन का जो पठार है इसका जो दक्षिणी भाग है ये लाल मृदा जो है यहाँ पे पाई जाती है। और जो ये पूर्वी इलाका जो है भारत का पूर्वी इलाका, यहाँ पे जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर जो है ये पाई जाती है। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब कि इनका रेड रंग का कारण होता है कि इनके अंदर जो है लोहे की, आयरन की जो है बहुत सूक्ष्म जो है कण पाए जाते हैं। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। और अगर इनके अंदर अगर वाटर मिल जाए, पानी मिल जाए, अगर ये थोड़ी गीली हो जाए, नमी युक्त हो जाए, तो ये जो है पीली मृदा के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है लेटराइट मृदा की बात करते हैं। तो लेटराइट जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका शब्द जो है मूल शब्द वो है लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो लेटर का मतलब होता है ईंट। तो ये मृदाएं भी लाल रंग की होती है। लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो बारिश का जो पानी होता है इसके अंदर मिक्स हो जाता है। इस मृदा की ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जो है जैविक पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल के ही जो है हम इसमें खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा उर्वरक या ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स जो है हमें मिलाने पड़ते हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकों को अपना के जो है हम इनका जो है इसमें खेती कर सकते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट जो मृदा है ये काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे इलाके हैं जहाँ की लाल लेटराइट जो मृदा है, जो मिट्टी है, वहाँ पे काजू की फसल उगाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जो कंडीशन है वो पाई जाती है। और अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, और ये जो ज़्यादातर क्या होती है, रेतीली होती है और लवणीय होती है। इनके अंदर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा नमक होता है कि झीलों से अगर जल हम वाष्प कर दें तो उसमें खाने का नमक भी हम बना सकते हैं। और इसमें जो है शुष्क जलवायु होने के कारण जो है यहाँ की मिट्टी की जो है जल वाष्पन दर जो होती है वो अधिक होती है, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, और नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो चूने के पत्थर मतलब कंकड़ की सतह जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाता, मतलब कि पानी का रिसाव अंदर नहीं हो पाता। इसीलिए जो है यहाँ पर वनस्पति या जो हम फसल उगाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे दिक्कतें आती है। वन मृदा की बात करते हैं तो ये मृदाएं जो होती है मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। यहाँ जो है नदी घाटियों में जो है ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, और ऊपरी ढालों पर इनके गठन जो है मोटे मोटे कणों के होते हैं। मतलब ऊपरी अगर ढाल होती है पहाड़ी की तो वहाँ पे कण मोटे मिलते हैं, और अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे कण पतले मिलेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त जो ढलान में जो है जो मोटे कण जो होते हैं मृदा के वो जो है आपस में टूट करके जो है लुढ़कने की वजह से वो छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये जो है ज़्यादा जो है एसिडिक भी होती है और ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी के नीचे जो इलाका है, जो पहाड़ी का नीचे का इलाका होता है, वहाँ पर विशेषकर जो है मृदाएं उपजाऊ होती है। ठीक है, अब हम मृदा अपरदन की बात करते हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के कटने को और उसके पानी के साथ बहने की जो प्रक्रिया है उसे हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, अब बहता जल जो है मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। तो पानी अगर बहता है तो पानी बहते हुए क्या करता है, मिट्टी को काट देता है और इस तरह की जो है इस तरह के गड्ढे बना देता है। तो इन गड्ढों को क्या कहते हैं, अवनलिकाएं। अवनलिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहते हैं, खड्ड भूमि कहा जाता है, इंग्लिश में रिवाइन कहते हैं। कई बार क्या होता है, जल जो है एक क्षेत्र को ढके हुए जो ढाल के साथ नीचे तेजी की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन के नाम से जाना जाता है। और अगर मृदा का अपरदन अगर हवा के द्वारा हो तो इसे पवन अपरदन भी कहा जाता है। तो अब जो है हमने तो ये पढ़े कि मृदा अपरदन के क्या कारण है। अब हम पढ़ते हैं कि इनको हम कैसे
रोक सकते हैं, कैसे इनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मतलब कि ढाल वाली जो भूमि है उनके क्या करते हैं, समांतर, उनके समांतर मतलब पैरेलल जो है ढाल पर हम जो है वो खेती करते हैं, फसल उगा देते हैं, ताकि जो है पानी के साथ जो है मिट्टी ना बहे। इसे समोच्च जुताई के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। दूसरा तरीका है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान मतलब सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ियों की तरह ढालों पर सीढ़ियों की तरह खेती की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांध दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती है। मतलब कि जो हवा चलती है, तो अगर देखे घास ना हो, मिट्टी है, तो हवा आएगी और मिट्टी को क्या कर देगी, दूर उड़ा देगी। लेकिन अगर घास है तो घास की जड़ें जो होती है बहुत ज़्यादा गहरी होती है और वो मिट्टी को पकड़े रखती है। अगर हवा आएगी तो घास जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और जो हवा है वो मिट्टी को उड़ाने में जो है नाकाम हो जाएगी, मतलब कि वो नहीं उड़ा पाएगी। तो इसीलिए जो है इनका जो जनित बल है वो कमज़ोर हो जाता है। इस तरीके को पट्टी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आगे आपको 10th क्लासेस से रिगार्डेड और चैप्टर्स की और किसी भी टॉपिक की और किसी भी सब्जेक्ट की जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।